गुड मॉर्निंग बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर एंड बीएससी थर्ड ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स। आज हम वेपर प्रेशर का फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ने जाएंगे कि प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। बच्चों फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि व्हाट इज वेपर प्रेशर, वाष्प दाब क्या होता है, इसकी परिभाषा लिख करके बताओ। वाष्प दाब टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आया, आपको कोई भी थ्योरी समझ में नहीं आएगी, आप कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको वेपर प्रेशर के बारे में, वाष्प दाब के बारे में पता होना चाहिए, प्रॉपरली पता होना चाहिए। आज हम आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको जो आपको कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग सोचने पे मजबूर कर देगी। आपको वो चीज़ें आपको पता नहीं होंगी, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, जो आपको मैं करवाने वाला हूँ। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में वाष्प दाब की परिभाषा लिखिए, फटाफट लिखो बच्चों, शाबाश। हम वेपर प्रेशर के बारे में कर चुके हैं। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ ए लिक्विड ओवर इट्स सरफेस एट इक्विलिब्रियम, इट इज नोन एज वेपर प्रेशर। किसी तरल की वाष्प के द्वारा साम्य अवस्था में उसकी सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब को पूरा डिटेल में हमने किया है कि जहां पर फॉर्मेशन ऑफ इवेपोरेशन और फॉर्मेशन ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन और इवेपोरेशन, वाष्पीकरण और संघनन जब बराबर आ जाते हैं, जब दोनों की मात्रा, दोनों की अमाउंट सेम हो जाती है, वो जो करैक्टर दोनों के सेम हो जाते हैं, तब जो लिक्विड के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है ऑन द सरफेस, इस लिक्विड की, इस वेपर के द्वारा सरफेस, लिक्विड की सरफेस पे जो फोर्स लगाया जाता है, जो प्रेशर लगाया जाता है, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की जो रेट है जो इक्वल हो जाता है, बनने की टेंडेंसी, इवेपोरेशन वाष्पीकरण, कंडेंसेशन मतलब संघनन, संघनन बनने की दर जब बराबर हो जाती है, उस टाइम जो वेपर प्रेशर लगाती है ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, इट इज नॉन एज वेपर प्रेशर। ये हम कर चुके हैं। बॉइलिंग पॉइंट भी मैं तुम्हें समझा चुका हूं कि जब वेपर प्रेशर आपका आया है, वो वेपर प्रेशर जब आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, जब वाष्प दाब आपके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तब जो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर आएगा, जब आप नोट करोगे वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, वो होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, है ना। मैंने इसको एग्जांपल आपको देकर के समझाया हुआ है लास्ट लेक्चर में इसको डीपली आप पढ़िए। आगे चलते हैं, बात आगे करते हैं फटाफट जल्दी। हाँ बच्चों, ये बताओ, अब एक बड़ा शानदार क्वेश्चन आया है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन। शाबाश। शुरुआत करते हैं आज अपने लेक्चर से, लेक्चर नंबर 10, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। What is the difference between evaporation and vaporization? बच्चे कहेंगे सर हिंदी में क्या बोलते हैं। बच्चों हिंदी में नाम सेम है दोनों के, लेकिन टर्म अलग अलग है। कितनी शानदार बात है, बताओ बच्चों फटाफट, नहीं तो मैं बताने वाला हूँ। जल्दी बताओ बच्चों, शाबाश। ओके बच्चों, मैं बता रहा हूँ आपको व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन। फर्स्ट बात करते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इन टू द इट्स वेपर्स बिलो इन बॉइलिंग पॉइंट। जब वेपर्स बनती हैं, जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक बोतल रख दी, एक बोतल के ऊपर ढक्कन लगा दिया और आधी बोतल वो भरी हुई है, आधी बोतल खाली है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि वो हाफ बोतल में कुछ वेपर होगी क्या एट रूम टेम्परेचर। उस हाफ बोतल में इस वाले पार्ट में क्या वेपर होगी क्या? बिल्कुल होगी, रूम टेम्परेचर पर, लेकिन लो बॉइलिंग पॉइंट पे, मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जब किसी तरल की, किसी लिक्विड की वेपर बनती है ना, जब उसके बॉइलिंग पॉइंट, जब उसको हमने उबालना शुरू नहीं किया, बॉयल करना स्टार्ट नहीं किया, तो उस टाइम किसी लिक्विड की जो वेपर होती है, उस वेपर की फॉर्मेशन को बोलते हैं इवेपोरेशन। बच्चों बात समझ में आई कि इवेपोरेशन इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इट्स वेपर्स बिलो इन लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वंथनांक बिंदु से नीचे जब उसका क्वंथनांक बिंदु हमें नहीं मिला, उस टाइम वो तरल पदार्थ जो वाष्प बना रहा होता है उसको बोलते हैं अपने इवेपोरेशन। अगर हम बात करें वेपराइजेशन की तो वो बात अलग है। वेपराइजेशन इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर अबव इन बॉइलिंग पॉइंट। जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, जब कोई तरल पदार्थ उबल जाता है, बॉयल हो जाता है कोई लिक्विड सब्सटेंस, उस टाइम जो वेपर बनती है उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। बच्चों आपने कभी नोट किया हो, जब अपने ऊपर कभी पानी गिरता है उसके बाद अपने को ठंडा फील क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है बताओ बच्चों?
क्योंकि जैसे ही अपने ऊपर पानी गिरा, वो लिक्विड सब्सटेंस अपने ऊपर गिरा, तो वो क्या होता है, तुरंत उसकी वेपर बन जाती है। तो ऐसा होता है ना कि वो पानी उबल गया, है ना, वो पानी बॉइलिंग पॉइंट से पहले क्या हो गया, वो उसकी वेपर बन गई, वाष्प बन गई उसकी। और वाष्प जब बनती है ना, तो अपनी बॉडी की जो टेम्परेचर होता है उसको साथ लेकर के जाती है, इसलिए अपने को कोल्ड कोल्ड ठंडा ठंडा फील होता है। जब अपने नहा करके बाहर निकलते हैं तो अपने को ठंडा फील होता है, इसीलिए जैसे ही अपने पानी ऊपर गिराते हैं, पानी की वाष्प बनती है, वेपर बनती है, और वो पानी अपने साथ अपनी जो हीट होती है बॉडी की, अपना जो टेम्परेचर होता है वो अपने साथ ले जाती है, इसलिए अपने को कूल कूल फील होता है। आपने कभी नोट किया हो, नेल पॉलिश जो होती है, जो उसका जो थिनर होता है जिससे आप साफ करते हो नेल पॉलिश को, या आपने एसीटोन यूज किया हो लेबोरेटरी में, या आपने अल्कोहल लगाया हो, जब आपने कोई चोट लग जाती है तो अल्कोहल लगाते हैं तो अपने को बड़ा कोल्ड कोल्ड फील होता है। इसका मतलब वो जो वेपर बनाने की टेंडेंसी अल्कोहल की, एसीटोन की मैक्सिमम होती है, और तुरंत वेपर बनती है, और वेपर बनते ही सारा का सारा अल्कोहल क्या होता है, उड़ जाता है ऊपर की तरफ। तो वो जब उड़ता है ना, जब वो भाप बनती, वेपर बनती है, तो वो जो वेपर बनती है, वो इसका मतलब वो नहीं है कि अपने अल्कोहल को बॉयल किया है, वो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट बनती है, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। और आपको बड़ा कोल्ड फील होता है, बड़ा ठंडा ठंडा फील होता है। क्यों? क्योंकि वो आपका सारा टेम्परेचर साथ लेकर के चली जाती हैं वेपर्स। समझ में बच्चों बात? ये होता है डिफरेंस। चलते हैं आगे। आज हमारा टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कार्य कर रहे हैं। उससे पहले हम बात करें विच इक्विपमेंट यूज फॉर मेजर द वेपर प्रेशर। बच्चों बताओ कमेंट सेक्शन में, विच इक्विपमेंट यूज फॉर मेजर द वेपर प्रेशर, वाष्प दाब को मापने के लिए कौन से यंत्र का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है? जल्दी बताओ बच्चों, शाबाश। कौन सा? मैं बता रहा हूं आपको, जल्दी बताओ फटाफट। हाँ, मैनोमीटर के द्वारा बच्चों मेजरमेंट किया जाता है किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर को। टू लिक्विड्स के वेपर प्रेशर को आपको कंपैरिजन करना है कि इस लिक्विड का, लिक्विड ए है और ये लिक्विड बी है, किसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, किसका वेपर प्रेशर मिनिमम होगा, किसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा, किसका वाष्प दाब कम होगा। उसको बोलते हैं, इक्विपमेंट को बोलते हैं, उस उपकरण को बोलते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। आपको मैंने बताया था कि ये पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पानी के अणु होते हैं। जो अंदर वाले अणु होते हैं उसको बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? बल्क मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स के सरफेस पे होते हैं उसको बोलते हैं सतही अणु या सरफेस मॉलिक्यूल्स, सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स? सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स। जैसे ही अपने नीचे से अपनी हीट देते हैं ना, जैसे ही अपने नीचे से हीट देनी स्टार्ट करते हैं, होता क्या है, इन मॉलिक्यूल्स में एनर्जी आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। उसको ऊर्जा को क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा आते ही ये मॉलिक्यूल्स कहाँ चले जाते हैं? ये मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं इसके अंदर, ऊपर की तरफ चले जाते हैं। और जैसे ही मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाते हैं, जब इनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, तब ये गैसीय स्टेट में चेंज हो जाते हैं, गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, और एक क्या बन जाती है? वेपर की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे ही वेपर की फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पर एक वेपर के द्वारा एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, और वो वेपर के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट होने से ये जो मरकरी फिलअप की हुई है, ये मरकरी जो है धीरे धीरे नीचे आनी शुरू हो जाती है, और यहाँ पर ये ऊपर हाइट की तरफ चढ़नी स्टार्ट हो जाती है, ये ऊपर की तरफ जाती है। तो ये हाइट को मेजर कर लिया जाता है कि कितनी हाइट तक मरकरी अप गई, कितनी हाइट तक मरकरी डाउन आई। जो अप डाउन जो आता है, इस अप डाउन के जो जितनी हाइट वो अप गई है, उस हाइट को मेजर कर लिया जाता है। उस हाइट को एक फॉर्मूला होता है, उसमें अपने पुटअप कर देते हैं, और अपने पास वेपर प्रेशर को मेजर कर लिया जाता है। तो मैनोमीटर ही एक ऐसा इक्विपमेंट है जो वेपर प्रेशर को मेजर करने में काम आता है, वाष्प दाब को काम आता है मापने में। ये बच्चों साथ साथ पॉइंट सारे नोट करते जाओ, है ना। चलो ये डायग्राम भी बना देना। चलो आगे आते हैं। बोथ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन इज सरफेस फिनोमिना। बच्चों एक बात याद रखना, इसको नोट डाल के लिख लो कि वाष्पीकरण और संघनन दोनों ही सतही घटनाएं हैं। और आपको पता है कि संघनन क्या होता है, मैं लेक्चर नंबर 9 में समझा चुका हूं। वाष्पीकरण क्या होता है ये भी मैं समझा चुका हूं। तो इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर सरफेस फिनोमिना। याद रखना बच्चों इस बात को, सरफेस की प्रॉपर्टी है ना, ये बीच की प्रॉपर्टी नहीं, ये वाली प्रॉपर्टी। ये सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनसे क्या बनती है? वेपर बनती है। और यही वेपर जब बहुत सारी यहाँ पर कलेक्ट हो जाती है, बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, तो यही वेपर आपस में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं
कंडेंस होकर के नीचे आ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, लिक्विड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो वेपर से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, है ना, ये दोनों बनते रहते हैं। वेपर से लिक्विड बनना कंडेंसेशन, और लिक्विड से वेपर बनना इट इज़ इवेपोरेशन, यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। इस तरीके से ये बनते रहते हैं और ये दोनों के दोनों सरफेस के गुण हैं, सतही गुण है, सतही घटनाएं हैं। चलते हैं बच्चों आगे। अब आती है बात फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले सिर्फ दो कारक हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 कैरेक्टर्स हैं, एक तो टेम्परेचर और एक कौन सा है, एक है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर भी करता है, इसको इफेक्ट करता है, और नेचर ऑफ लिक्विड भी इफेक्ट करता है। तरल की प्रकृति और तापमान दोनों प्रभावित करते हैं। आगे बात करने जाते हैं। सबसे पहले आता है इसके बारे में, एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय वॉलेटाइल लिक्विड? वाष्पशील तरल से आपका क्या तात्पर्य है बच्चों? कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि व्हाट इज वॉलेटाइल नेचर। वॉलेटाइल नेचर बच्चों, जो आपकी एज है ना, वो वॉलेटाइल एज है, जिसमें थिंकिंग अस्थिरता होती है, नॉट स्टेबल। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? नॉट स्टेबल, जिसमें विचारों में स्थिरता नहीं होती है, थॉट्स में स्टेबिलिटी नहीं होती है, उसको बोलते हैं वॉलेटाइल। मेरा नेचर वॉलेटाइल है, इसका मतलब मेरी जो थॉट्स हैं उस पर स्टेबिलिटी नहीं है, कोई स्थिरता नहीं है। मैं एक तरफ क्या सोच रहा हूँ, एक तरफ क्या सोच रहा हूँ, बार बार मेरे थॉट्स बदल रहे हैं, बार बार मेरे विचार बदल रहे हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इसका मतलब ये होगा। अगर लिक्विड की बात करें तो क्या मतलब होगा? व्हाट इज वॉलेटाइल? बताओ बच्चों, व्हाट इज वॉलेटाइल ऑफ लिक्विड? नहीं तो मैं बताने जा रहा हूं आपको बच्चों। वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि वाष्प बनाने की परिवर्ती, वेपर बनाने की टेंडेंसी किसकी मैक्सिमम है, किसकी मिनिमम। जिसकी मैक्सिमम होगी उसको बोलेंगे वॉलेटाइल, जिसकी मिनिमम होगी उसको नहीं बोलेंगे, नॉन वॉलेटाइल। चलते हैं। तो लिक्विड दैट रूम टेम्परेचर इजिली आर नोन एज वॉलेटाइल लिक्विड दैट इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर। आपने क्या किया, अब पानी रख दिया गिलास का भर के, और क्या उसकी वेपर बनेगी क्या? एट रूम टेम्परेचर बनेगी, बिल्कुल बनेगी बच्चों। उसको गर्म करने की भी जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ तो उसकी वेपर बनती रहती है। अगर उसकी वेपर ना बनती तो अपनी एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती ही नहीं, अपनी वेपर ह्यूमरस नहीं होती, उसमें आर्द्रता नहीं होती। इस बोलते हैं ना कि आज बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है एनवायरनमेंट में, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, बहुत ज़्यादा आर्द्रता है वातावरण में, तो मॉइस्चर नहीं होती। इसका मतलब ये जो वेपर है ये बनती रहती है मॉइस्चर की फॉर्मेशन में। तो लिक्विड दैट इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर इजीली आर नोन एज वॉलेटाइल लिक्विड। जैसे कि एयर फ्रेशनर, एल्कोहल, एसीटोन। आप एल्कोहल रख दो, शराब जिसको बोलते हैं, आपको स्मेल ऑटोमेटिकली आने लग जाएगी। आप खुद बोलते हो कि सर ये अल्कोहल की स्मेल आ रही है, इसका मतलब उसकी वेपर बन रही है, वेपर बन करके आपकी तरफ आ रही है और आप उसको स्मेल कर रहे हो, उसको सूंघ रहे हो, इसका मतलब वेपर बनती है। तो उसका मतलब उसका नेचर क्या है? वॉलेटाइल है, मतलब स्टेबल नेचर नहीं है लिक्विड का, तो उसको बोलते हैं वॉलेटाइल। समझ आई? लिक्विड दैट इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर। अगर कोई तरल पदार्थ कमरे के तापमान पर आसानी से वाष्पित होने लग जाए तो इसका मतलब उसका जो नेचर है वो वाष्पशील है, वॉलेटाइल है, उसके अंदर वाष्प बनाने की प्रवृत्ति होती है। टेंडेंसी टू इवेपोरेट, टेंडेंसी टू मेक ए वेपर। चलते हैं बच्चों आगे। अब वॉलेटाइल लिक्विड भी 2 टाइप्स के होते हैं, लेस लिक्विड एंड मोर वॉलेटाइल। लेस वॉलेटाइल एंड मोर वॉलेटाइल। मुझे कोई भी एग्जांपल दो कि विच इज लेस वॉलेटाइल एंड विच इज मोर वॉलेटाइल। मतलब क्या हुआ इसका? लेस वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ। लेस वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है बच्चों? सिंपल सी बात है, लेस वॉलेटाइल का मतलब होता है कि सर जिसकी वेपर बनाने की टेंडेंसी कम होगी इट इज लेस वॉलेटाइल, जिसकी वेपर बनाने की टेंडेंसी मैक्सिमम होगी इज मोर वॉलेटाइल, है ना। चलते हैं आगे। बिल्कुल, जिसकी वेपर बनेगी कम वो लेस वॉलेटाइल, जिसकी बनेगी वेपर मोर वॉलेटाइल। बच्चों एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछता हूँ कमेंट सेक्शन में। एक तो मैंने ले लिया हनी, ले लिया शहद जिसको बोलते हैं शहद। एक में मैंने क्या ले लिया, एक तो मैंने ले लिया शहद, एक में ले लिया पानी। यहाँ तो पानी है, पानी को करते हैं अपने ब्लू कलर का और शहद को अपने कर देते हैं थोड़ा सा येलो कलर का। मुझे ये बताओ, मैंने दोनों को मैंने गर्म करना शुरू कर दिया, हीट देना शुरू कर दिया, किसकी वेपर ज़्यादा बनेगी? सर अंडरस्टूड है, ये क्या पूछ रहे हो? बिल्कुल पानी की वेपर ज़्यादा बनेगी और इसकी वेपर कम बनेगी। किसकी? हनी की, शहद की। ऐसा क्यों बच्चों, ऐसा क्यों होता है?
बच्चों सिंपल सी बात है, तुम ये बात बोलो कि सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम, हमें मैक्सिमम फोर्स ऑफ मैक्सिमम मिलता है मिनिमम मिलता है? नहीं, मिनिमम, मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, हमें पानी के अणुओं के बीच में कम, यानी मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कम आकर्षण बल मिलता है, जबकि शहद के कंपैरिजन में, जबकि शहद के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम मिलता है। जब मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो उसको मैक्सिमम एनर्जी देनी पड़ती है, तो तब जाकर के ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ हनी है, ये जो शहद के हनी है ना, शहद के जो अणु हैं वो क्या होंगे बच्चों? वॉलेटाइल नेचर के बनेंगे। अगर इसको बहुत ज़्यादा हीट देते हैं तो अब से अपने इसको हीट दे ही नहीं रहे, तो फिर ये कैसे बनेंगे, है ना? हीट तो अपने बहुत कम दे रहे हैं। हम अपने सिंपल अगर अपने रूम टेम्परेचर पर देखें तो कभी आपने नोट किया है कि शहद तो उड़ रहा है और पानी नहीं उड़ रहा? नहीं। तो वाटर के मॉलिक्यूल मोर वॉलेटाइल होंगे, ज़्यादा वाष्पशील होंगे कंपैरेटिवली हनी। क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कम आकर्षण बल होता है, जबकि शहद के मॉलिक्यूल्स के बीच में मैक्सिमम आकर्षण बल मिलता है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलता है, जिसके कारण मॉलिक्यूल आपस में टाइटली बाइंड होते हैं, टाइटली पैक होते हैं, और जिनको ब्रेक डाउन करना पाना मुश्किल काम होता है। तो हनी की वेपर कम बनती है और वाटर की वेपर ज़्यादा बनती है। तो इसका मतलब वाटर कंपैरेटिवली हनी मोर वॉलेटाइल है, और हनी जो होता है वो लेस वॉलेटाइल होता है। अगर बात करें पानी की तो पानी ज़्यादा वाष्पशील होता है, और अगर बात करें शहद की तो शहद कम वाष्पशील होता है, ड्यू टू मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हनी। और जो वाटर है वो लेस वॉलेटाइल होता है ड्यू टू लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। बच्चों बात समझ में आई? ये तुम्हें समझाना चाहता हूं मैं बात करना था कि मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मिनिमम अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये इस कारण ये मोर वॉलेटाइल, ये लेस वॉलेटाइल, ये होते हैं नेचर। तो अब कम वाष्प बनेगी, कम वाष्पशील है तो, है ना, और इसमें अधिक वाष्प बनेगी अगर ये अधिक वाष्पशील है तो। अगर हिंदी में बात करें तो बच्चों एक एग्जांपल तुम्हें समझा दिया मैंने, है ना। तो अगर बात करें आगे तो लेस वॉलेटाइल में क्या होगा? विच हैव स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, विच हैव स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, विच हैव वीकर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। इसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, किसमें? लेस वॉलेटाइल में। और जो मोर वॉलेटाइल होगा वो मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स पाया जाएगा। कम वाष्पशील में अत्यधिक आकर्षण बल होगा, जबकि अधिक वाष्पशील में कम आकर्षण बल पाया जाएगा, इसीलिए उसकी वेपर ज्यादा बनेगी, उसकी वेपर मैक्सिमम बनेगी। तो कंपैरिजन हो गया ना बच्चों, जो लिक्विड मोर वॉलेटाइल है उसकी वेपर भी ज्यादा बनेगी, वेपर भी जल्दी बनेगी। जो लेस वॉलेटाइल है उसकी वेपर भी कम बनेगी, और वेपर में टाइम भी लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। ये कंपैरिजन हो रहा है। इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग कर रहे हैं? अभी नाम नहीं लिया मैंने तुम्हें एक फैक्टर तुम्हें समझा भी दिया, लेकिन मैंने नाम नहीं लिया। बताओ कौन से फैक्टर की बात कर रहा हूं? प्रभावित करने वाले दो कारकों में से कौन से कारक की बात कर रहा हूं? फैक्टर अफेक्टिंग में से मैं कौन से फैक्टर की बात कर रहा हूं? विच फैक्टर वी विल स्टडी? बताओ बच्चों। हाँ, नेचर ऑफ द सब्सटेंस, नेचर ऑफ द लिक्विड। हम नेचर ऑफ द लिक्विड बात कर रहे हैं। अगर दो लिक्विड लें, एक की नेचर ऐसी है, एक की नेचर ऐसे है, तो कौन सा मोर वॉलेटाइल है, कौन सा लेस वॉलेटाइल है? जो मोर वॉलेटाइल होगा उसकी वेपर ज्यादा बनेगी, जो लेस वॉलेटाइल होगा उसकी वेपर भी लेस बनेगी। यही देखो बच्चों, समझ में आई बच्चों बात? लेस वॉलेटाइल नेचर वाला उसकी लेस बनेगी, और जो मोर वॉलेटाइल होगा उसकी मोर वेपर बनेगी, और उसका जिसकी वेपर मैक्सिमम बनेगी उसका वेपर प्रेशर भी तो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। जिसकी वेपर ही लेस बनेगी, कम बनेगी, उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? लेस होगा, यानी उसका वाष्प दाब भी कम होगा। जिसकी वाष्प कम बनेगी, जिसकी वाष्प ज़्यादा बनेगी, उसका वाष्प दाब भी ज़्यादा होगा। बच्चों बात समझ पा रहे हो? बात पकड़ पा रहे हो? या आपने खुद नोट्स बनाने हैं? मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि वाष्प दाब के कौन सी प्रॉपर्टी कर रहे हैं? अपने नेचर ऑफ द लिक्विड बात कर रहे हैं। अगर हम टू लिक्विड लें तो दो नेचर की बात करें, एक तो लेस वॉलेटाइल है, एक मोर वॉलेटाइल है, तो नेचर की बात कर रहे हैं, यानी तरल पदार्थ की प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो कम वाष्पशील है, एक ज्यादा वाष्पशील है। अगर तुमने एग्जाम में एग्जांपल देकर के समझाना हो तो एक हनी का एग्जांपल ले लेना, एक वाटर का एग्जांपल ले लेना। अगर और भी कोई एग्जांपल लेने हो तो वाटर और अल्कोहल का एग्जांपल ले लेना। चले बच्चों आगे चलते हैं।
बच्चों अब सेकंड बात करने जा रहे हैं, सेकंड फैक्टर। हमने फर्स्ट फैक्टर कर लिया, नेचर ऑफ द लिक्विड, तो मैं लिखवा दूंगा उसके नोट्स बना के, कोई चिंता मत करना। अब हम सेकंड फैक्टर की बात करने जा रहे हैं। फॉर ए गिवन वन लिक्विड, अगर हम जब भी वन लिक्विड की बात करेंगे, अगर हम दो लिक्विड का कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम दो लिक्विड का कंपैरिजन पहले कर चुके हैं, अगर दो लिक्विड का कंपैरिजन करेंगे तो हम बात करेंगे नेचर ऑफ लिक्विड के बारे में, कि किसका जो सॉल्यूशन है, लिक्विड है, वो ज़्यादा वॉलेटाइल है, कौन लेस वॉलेटाइल है ना, अगर बात करेंगे तो। अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में। For a given liquid, vapor pressure only depend upon the temperature। अगर एक लिक्विड लिया हमने, उस लिक्विड की कंपैरिजन कर रहे हैं, एक ही लिक्विड ले रहा हूँ, मान लो मैं पानी ले रहा हूँ, पानी, तो मैं पानी की तुलना किससे करूँगा, पानी की तुलना पानी से होगी ना। तो इसका मतलब इसकी नेचर ऑफ सब्सटेंस या नेचर ऑफ लिक्विड प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि नेचर ही हमने एक लिया है, वो क्या लिया आपने, वाटर का मॉलिक्यूल लिया है ना, पानी लिया है, तो इसमें कोई वो आएगा नहीं। अब मैंने वाटर के मॉलिक्यूल ले लिए, अब ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। एक तो रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, नो डाउट इस पे भी वेपर बनेगी, लेकिन वेपर उतनी नहीं बनेगी जितनी इसको हीट देने पे बनेगी, जितना टेम्परेचर इंक्रीज करने पे बनेगी, तापमान को बढ़ाने पर बनेगी, है ना। वो बात करते हैं अभी। तो जब भी एक लिक्विड दिया हो, तब ओनली तरल पदार्थ का वाष्प दाब केवल तापमान पर निर्भर करता है। बच्चों बात समझ में आई। अगर हम बात करें फॉर ए गिवन लिक्विड, वेपर प्रेशर ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड इट्स इंडिपेंडेंट अपॉन अमाउंट ऑफ द लिक्विड प्रेजेंट एंड साइज और एंड शेप ऑफ वेसल। आपने एक पतीला भर के पानी ले लिया और आपने एक गिलास भर के पानी ले लिया, क्या उसके वेपर प्रेशर में कोई फर्क आएगा क्या, साइज और शेप पे डिपेंड करेगा क्या। आपने मम्मी, एक तो मैं एक गिलास में पानी भर करके मेजर कर रही हूँ, आप एक काम करो एक पतीला भर लो, क्या वेपर प्रेशर में फर्क आएगा क्या, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। आपने एक बड़ा पतीला ले लिया 5 लीटर वाला, जिसका वॉल्यूम है 5 लीटर, एक आपने लिया 500 ml वाला गिलास ले लिया, ऊपर से कर दिया बंद। दोबारा बनाता हूं ये वाली बात। ये देखो मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूं। आपने क्या किया, एक में तो 1 लीटर भर दिया 1 लीटर, एक में भर दिया 5 लीटर और इसको कर दिया बंद। पानी है सेम अमाउंट में, पानी है सेम अमाउंट में, वाटर कंटेंट है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ओके, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको गर्म करना शुरू कर दिया। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि वेपर प्रेशर में क्या फ़र्क आएगा, दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल होगा या दोनों का वेपर प्रेशर अलग अलग होगा। या ये बताओ कि सर जो 5 लीटर वाला जो आपने वाटर कंटेंट फिलअप किया है ना, उसका तो वेपर प्रेशर हाई होगा क्योंकि उसमें वाटर ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा तो वेपर ज़्यादा बनेगी, वेपर ज़्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ये हम लॉजिक लगाते हैं। और जो 1 लीटर है, 1 लीटर में वेपर कम बनेगी क्योंकि उसका वाटर कंटेंट लेवल कम है, उसके अंदर 1 लीटर ही पानी है, उसके अंदर 5 लीटर पानी है। यहाँ हम दाब के बनाएंगे वेपर, यहाँ वेपर कम बनेगी, जहाँ वेपर ज़्यादा बनेगी वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जहाँ वेपर कम बनेगी उसका वेपर प्रेशर कम होगा। ऐसा होगा क्या? जो बात बोल रहा हूँ सही है क्या बात? वो जल्दी बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में। नहीं बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल गलत बोल रहे हो आप। दोनों के वेपर प्रेशर, 1 लीटर वाले और 5 लीटर वाले केविलियन के, 5 लीटर वाले पानी के और 1 लीटर वाले वाटर के मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर सेम होगा, बराबर होगा, समान होगा। ऐसा क्यों होता है? करते हैं बात, चलते हैं आगे। बिल्कुल अभी समझाता हूँ तुम्हें, 2 मिनट रुको बस। बच्चों आपसे एक क्वेश्चन और है, उससे पहले ये देख लें कि दिए गए तरल का वाष्प दाब केवल तापमान पर निर्भर करता है और स्वतंत्र रहता है तरल पदार्थ की वर्तमान मात्रा से और पात्र की आकृति और आकार से। ये मैंने आपको समझाना है कि ऐसा क्यों होता है। उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं फटाफट कि ये बताओ कि वाष्प दाब जो है वो किस प्रकार का करेक्टर है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? बच्चों कहते हैं सर ये क्या होती है? ये बच्चों आप सेकेंड ईयर में पढ़ के आए हो मुझसे। विच टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब किस प्रकार का गुण है, इंटेंसिव गुण है या मात्रात्मक गुण है? जल्दी बताओ फटाफट बच्चों कमेंट सेक्शन में। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, इससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जल्दी बताओ।
विच टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब किस प्रकार का गुण है, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव। शाबाश, बच्चे बोल रहे हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी सर, गहन गुण है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक एग्जांपल और देके पूछते हैं, बच्चों ये बताओ कि टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है। हुआ क्या, एक बारी हॉस्टल में 2 बच्चे रहते थे, वो कहते हैं कि सर हमारे आपस में बनते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आपस में रूम का पार्टीशन कर देंगे। हमारे रूम का टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। हुआ क्या, एक बड़ी शानदार बात हुई, उनके रूम का टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, उनका वॉल्यूम क्या हो गया, V/2 हो गया, उनका मास क्या हो गया, M/2 हो गया। लेकिन उनका टेम्परेचर था ना, वो भी 25 डिग्री सेल्सियस था, वो कितना हो गया, 12.5 डिग्री। बच्चे खुश हो गए, क्या बात है कि एसी नहीं लगाना पड़ा और टेम्परेचर क्या आ गया, हाफ हो गया, 12.5 डिग्री। क्या मज़ेदार बात होगी। बच्चे बच्चे कहते हैं इस रूम के हम 4 करेंगे पार्टीशन, 4 पार्टीशन करें तो इसका रूम का जो होगा, इस रूम का जो टेम्परेचर होगा वो 6.25 डिग्री सेल्सियस, 6.25 डिग्री सेल्सियस, 6.25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बच्चे खुश, बच्चे कहते क्या बात है, पार्टीशन का तो मज़ा ही अलग है। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों, टेम्परेचर डजंट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या साइज ऑफ सब्सटेंस। ये साइज पे डिपेंड नहीं करती, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ के आकार पर निर्भर नहीं करती। ऐसे गुणों को, ऐसे प्रॉपर्टीज को इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इट इज ए गहन गुण, इट इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना, गहन गुण। अगर आपने कभी नोट किया हो तो 1 चम्मच का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, 1 चम्मच में आपने पानी भर लिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट, एक पूरे सी का बॉइलिंग पॉइंट, पूरे समुद्र में जो पानी भरा उसका बॉइलिंग पॉइंट, और एक गिलास के अंदर जो पानी भरा उसका बॉइलिंग पॉइंट, क्या अलग अलग होगा? क्या नहीं होगा अलग अलग, सारों का सेम होगा, सभी का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होने लग गया तो बात सारी गलत हो जाएगी। तो ध्यान रखना इस बात को बच्चों। मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ कि मेरे पास टाइम कम है, कि समुंदर का जो पानी होता है, 1 चम्मच का जो पानी है, गिलास के अंदर जो वाटर कंटेंट है, सभी का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। सभी, चाहे 1 बूंद ले लो पानी की, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल करेगी। 1 चम्मच ले लो पानी भरा हुआ, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करेगी। और 1 ले लो आप समुंदर का पानी, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल करेगी। हाँ, शर्त यह है कि कंपोजिशन ऑफ वाटर सेम होना चाहिए और उसकी जो नेचर ऑफ द सब्सटेंस सेम होनी चाहिए, वो भी वाटर के मॉलिक्यूल, वो भी वाटर के मॉलिक्यूल होने चाहिए। ये बात करते हैं। तो इसी तरीके से अगर बात करें बच्चों वेपर प्रेशर की, तो वेपर प्रेशर भी एक प्रकार की इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती। दूसरी बात, साइज पे डिपेंड नहीं करती, साइज पे डिपेंड नहीं करती, साइज ऑफ द वेसल या कंटेनर या शेप ऑफ द वेसल पे डिपेंड नहीं करती या कंटेनर पे डिपेंड नहीं करती। बच्चों बात समझ में आई? तो ऐसा क्यों होता है, इसे एग्जांपल लेते हैं। तुम्हें अब समझाना पड़ेगा कि सर वेपर ज़्यादा बनेगी, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं उस चीज़ में, मैं आता हूँ अभी। बच्चों मैंने क्या किया, मैं बना रहा हूँ एक तो ये वाला, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है ना, इसके अंदर भी क्या भरा हुआ, पानी भरा हुआ है। चलो जी, मैं इसको करता हूँ, बंद कर देता हूँ, इधर से बंद कर देता हूँ। अब नो डाउट इसके अंदर तो वेपर बनने की बनेगी। मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको हल्का सा गर्म करना शुरू कर दिया। इसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल ज़्यादा है, ये बात ध्यान रखना, इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा है, इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल कम है, सॉरी इसके अंदर ज़्यादा है, सॉरी इसके अंदर है 5 लीटर, इसके अंदर है 1 लीटर, है ना। तो ये अब बच्चे कहते हैं कि सर पानी ज़्यादा हो तो वेपर ज़्यादा बनेगी, वेपर अगर ज़्यादा बनेगी, वेपर अगर मैक्सिमम होगी तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ऐसा होता नहीं, क्यों नहीं होता, समझाता हूँ तुम्हें। बच्चों आपको पता है कि जैसे मैंने गर्म करना शुरू किया, है ना, तो वेपर बननी शुरू होगी। यहाँ भी क्या हुआ, मैंने इसको गर्म करना शुरू किया तो यहाँ भी क्या होगी बच्चों, वेपर बनना शुरू होगी। सारा एरिया इसने कवर कर लिया, जो भी एरिया था ना इसका, जो वैकेंट एरिया था, वो सारा एरिया इसने फिलअप कर लिया, करते जा रहे। एक समय ऐसा आएगा कि ये जो वेपर्स बन रही है, इसको क्या बोलते हैं, अपने मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिली, मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ये मॉलिक्यूल्स क्या हो गए,
ये ऊपर की तरफ जाने लग गए, ऊपर की तरफ मूवमेंट करने लगे। काइनेटिक का मतलब क्या होता है? मूवमेंट करना। इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करने लगे, गतिशील हो गए। गतिशील होते ही जैसे ये मॉलिक्यूल ऊपर आए तो ये गैस की फेज में कन्वर्ट हो गए, जिसको बोलते हैं वेपर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन, वाष्पीकरण। यहाँ भी क्या हो गया? वाष्पीकरण हो गया। बच्चों एक बात और बताओ, वाष्पीकरण हो गया, अब वाष्पीकरण के बाद क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। ये वाष्पीकरण हो रहा है, फिर कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? ये सारे जो जो ये मॉलिक्यूल्स बने हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स बने, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट होंगे? किस में कन्वर्ट होंगे? लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, वापस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू। इसको बोलेंगे अपने कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन बोलेंगे। कंडेंसेशन शुरू हो गया। कंडेंसेशन शुरू होने से कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, और कंडेंसेशन और वेपराइजेशन चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि जब कंडेंसेशन और वेपराइजेशन इक्वल हो जाएंगे। कंडेंसेशन और वेपराइजेशन इक्वल हो जाएंगे। नो डाउट बच्चों, नो डाउट, इसमें भी वेपर बन रही है, इसमें भी वेपराइजेशन हो रहा है। ये जो मैंने 5 लीटर वाला कंटेनर लिया, जिसमें 5 लीटर मैंने वाटर कंटेंट भरा हुआ है, इसके अंदर भी वेपराइजेशन हो रहा है, इसके अंदर भी वेपराइजेशन हो रहा है। नो डाउट इसके अंदर वेपर ज़्यादा बनेगी, इसके अंदर वेपर कम बनेगी। इसके अंदर वेपराइजेशन जो है, वाष्पीकरण की दर कम होगी, इसके अंदर वाष्पीकरण की दर ज़्यादा होगी। लेकिन इसकी वाष्पीकरण की दर को, रेट ऑफ इवेपोरेशन को इक्वल करने कौन आएगा? कंडेंसेशन ऑफ वाटर। जो वो कंडेंसेशन हो रहा है उसका मॉलिक्यूल्स का, तो यहां पर वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन इक्वल हो जाएगा। यहां पर भी जो वेपर बन रही है, जो ज्यादा बन रही है कंपैरेटिवली, उस वेपर को न्यूट्रलाइज करने कौन आएगा? जो वो वेपर से कंडेंसेशन होगा, जो नहीं, यानी वेपर से वाटर के जो मॉलिक्यूल बनेंगे, वो मैक्सिमम जितने यहाँ पर इसका वेपराइजेशन होगा, उतनी ही रेट से कंडेंसेशन होगा। मतलब इसका कंडेंसेशन भी ज़्यादा होगा, इसका वेपराइजेशन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, और दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। लेकिन बच्चों एक बात देखो, तुम कह रहे हो कि सर यहाँ पर वेपर बन रही है कम, यहाँ बन रही है वेपर ज़्यादा। यहाँ पर वेपर कम बन रही है तो उसका कंडेंसेशन भी तो कम बन रहा है, तो दोनों इक्वल हो रहे हैं ना। यहाँ पर कंडेंसेशन और वेपर दोनों क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं ना। तो कंडेंसेशन भी तो उतना हो रहा है, मतलब वेपर जितनी ज़्यादा बन रही है उसको कंडेंसेशन बैलेंस कर रहा है, संघनन की दर जो है उसको संतुलित कर रही है ना। अब उसके बाद जब वेपराइजेशन और कंडेंसेशन हो जाएगा, जब दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, उस टाइम जो प्रेशर लिक्विड के द्वारा जो एक्सर्ट किया जाएगा, लिक्विड की सरफेस पे जो एक्सर्ट किया जाएगा, वो दोनों का इक्वल आएगा। बच्चों अगर आप इस बात को सोच पा रहे हो, तो दिमाग लगा पा रहे हो, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आफ्टर इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था प्राप्त करने के बाद, दोनों का जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि दोनों की साम्यावस्था आ गई, दोनों समान है ना, अब दोनों सेम हो गए। तुम कहो सर कि इसमें सर वेपरेशन हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, तो उसमें कंडेंसेशन में तो मैक्सिमम हो रहा है, जो उसको बैलेंस कर रहा है। इसमें सर वेपरेशन कम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और इसमें कंडेंसेशन भी तो उतना ही हो रहा है, जो उसको बैलेंस कर रहा है। अब दोनों इक्विलिब्रियम पे आ गए। इक्विलिब्रियम पे तो हर चीज़ बराबर होती है, इक्वल होती है। इक्विलिब्रियम पे हर चीज इक्वल होती है। उस टाइम जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, वो दोनों का बराबर होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब आप एक छोटा सा बर्तन ले लो, उसके अंदर 1 ml पानी भर दो। आप बड़ा सा बर्तन ले लो, उसके अंदर 1 लीटर पानी भर दो। आप उससे बड़ा बर्तन ले लो, उसके अंदर 1 लीटर पानी भर दो। सभी का वेपर प्रेशर इक्वल रहेगा। बच्चों बात समझ में आई? कोई साइज ऑफ वेसल पे डिपेंड नहीं कर रहा, आकृति पे डिपेंड नहीं कर रहा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। हाँ, कंडीशन ये है कि ये भी वाटर हो, ये भी वाटर हो, ये भी वाटर हो, ये भी पानी पानी पानी, सारे मॉलिक्यूल्स पानी के होने चाहिए। और ये पानी की प्रॉपर्टी होती है कि एक बूंद का वेपर प्रेशर, पूरे समुद्र का वेपर प्रेशर, ऑल थिंग्स वेपर प्रेशर सेम होंगे अगर वो वाटर के मॉलिक्यूल है और उनकी कंपोजिशन सेम है। अगर उसकी कंपोजिशन यानी संगठन उस तरल पदार्थ की सेम है, तब जाकर के ये बात आती है। बच्चों ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ फटाफट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको पूरा इलेबोरेट किया है। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखना, वेपर प्रेशर डजंट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड साइज ऑफ द सब्सटेंस एंड शेप ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में डाला गया है। आप एक टेस्ट ट्यूब में वाटर ले लो, आप एक कंटेनर, बड़ा सारा कंटेनर, उसमें ले लो वाटर, कोई चेंज नहीं आने वाला वेपर प्रेशर में। तो वेपर प्रेशर इट इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज ए गहन गुण, यह एक गहन प्रवृत्ति होती है। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो।
मैं बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ वेपर प्रेशर की, मैं वेपराइजेशन की बात नहीं कर रहा, मैं वेपर की बात नहीं कर रहा। वेपर हो सकती है, जो पानी ज़्यादा हो उसकी वेपर ज़्यादा बनेगी, लेकिन ज़्यादा वेपर को कंडेंस भी तो करने आ रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम तो मिल रहा है, इक्विलिब्रियम तो सभी का सेम होगा। बच्चों बात समझ में आएगी नहीं, जल्दी बोलो। बस बच्चों तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि वो लिक्विड जो है ना, वो जो लिक्विड है वो सेम होना चाहिए। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो सारे के सारे मॉलिक्यूल वाटर्स के हों, सारे के सारे मॉलिक्यूल शहद की हनी की हों, बस एक ही आपस में कंपैरिजन करना है। तो ये है, तो फैक्टर इफेक्टिंग हमारे कंप्लीट हुए। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर अगर बात करें, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए बात करते हैं, सिर्फ एक लिक्विड की बात करते हैं, एक लिक्विड की। मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, है ना, उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। एनर्जी कौन सी इंक्रीज हो रही है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी उसकी वेपर क्या बन रही है? वेपर बननी स्टार्ट होगी। वेपर क्या बनेगी? धीरे धीरे ज़्यादा बनेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे उसकी वेपर ज़्यादा बनेगी, ज़्यादा बनेगी तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। मैं सिर्फ एक लिक्विड की बात कर रहा हूँ, एक लिक्विड की, 1 लीटर विलियन की बात कर रहा हूँ। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा उसकी वेपर ज़्यादा बनती है और वेपर प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है। और वेपर प्रेशर, बच्चों मैं एक लिक्विड की बात कर रहा हूँ, वन लिक्विड की। टेम्परेचर ज़्यादा तो उसका वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब भी ज़्यादा होगा। इस तरीके से डिपेंड करती है प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से आपको इलेबोरेट करनी है, आपको एक्सप्लेन करनी है, लिख के आनी चाहिए। आज हमारा फैक्टर इफेक्टिंग टॉपिक कंप्लीट हुआ। बच्चों एक बात याद रखना कि वेपर प्रेशर इट इज़ नॉट ए सरफेस फिनोमिना। वाष्प दाब सतह की घटना नहीं है। हाँ, इवेपोरेशन है, कंडेंसेशन है, लेकिन वेपर प्रेशर नहीं है। इसको याद रखना बच्चों बात को, ठीक है। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, नोट कर लो इसको। सारी बातें हमने कंप्लीट कर लिया आज बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। चलते हैं आगे। चलो बच्चों ये बात कंप्लीट हुई, शाबाश बच्चों, बाय बच्चों, मिलते हैं फिर कल राउल्ट लॉ करेंगे अपने। जब भी नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, नेक्स्ट क्लास मेरे ख्याल से वेडनेसडे को होगी, तो राउल्ट लॉ, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, सारी बातें कंप्लीट करते हुए आपको वेपर प्रेशर समझ में आ गया क्या? मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, नहीं तो फिर आपके डाउट लूंगा मैं। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि वेपर प्रेशर समझ में आ गया कि नहीं आया। जल्दी बताओ फटाफट, शाबाश बच्चों। चलो बच्चों बाय बच्चों, मिलते हैं फिर कल अपने वेडनेसडे को। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।